नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एयर स्पेस बंद होना शुरू हो गई है और एक ख़ास टाइम दिया गया है, 3 घंटों का टाइम दिया गया है जिसमें एयर स्पेस बंद होगी और ऐसा लग रहा है कि अगले घंटों के अंदर ईरान हमला करने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आलमी जंग की तरफ मामलात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। 1000 यूक्रेनी फ़ौज रशिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गई है। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। 2 साल से यूक्रेन की जंग चल रही है। ये पहला ऐसा वाक़या है कि यूक्रेनी फौज रशिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुई है। प्यूटन की जानिब से इस वक्त हंगामी मीटिंग की जा रही है अपने तमाम सर्विसेज चीफ्स के साथ और कोई बड़ा वहां से फैसला हो सकता है। एक तरफ यूक्रेनी त्यारे रशिया की टेरिटरी के अंदर जाकर हमले कर रहे हैं, सब कुछ अमेरिकी ग्रीन लाइट के साथ हो रहा है। तो अगर आप चीजों को कनेक्ट करें कि वहां यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने जंगी त्यारे दे दिए, रशिया के अंदर दाखिल होने की ग्रीन लाइट दे दी और यहां अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो कितनी बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकी फौज ने पोजीशन ले ली है, तो ऐसा लग रहा है कि उस आलमी जंग का वक्त जो है वो करीब आता चला जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, OIC का इजलास हुआ है और उसमें इजराइल को इस जंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। जो ईरान का हमला है उस राइट को तस्लीम किया गया है कि ईरान हमला करने का राइट रखता है और ये जो मामला इलाकाई जंग की तरफ पहले जा रहे हैं और वेस्ट अमेरिका और इजराइल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये ईरान सारा एस्केलेशन कर रहा है, ईरान इस तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है। तो OIC ने मुतफिका इस बात को माना है कि ये इसका जिम्मेदार इजराइल है और ईरान को हक हासिल है कि वो जवाब दे। और जो इस्माइल हानिया की शहादत हुई उसके बाद मामलात को अब संभाला नहीं जा सकता। और यमन ने नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले करते हुए बहरी जहाज़ों को और अमरीकी वॉरशिप्स को निशाना बनाया है। तो आज से समझ लें कि 5 दिनों के बाद, 5 से 6 दिनों के बाद यमन के ये हमले रिपोर्ट हुए हैं। तो अगले घंटे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। ये सारी ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम रोजाना की बुनियाद पर आपको कहते हैं कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, हम इलाकाई जंग की तरफ जा रहे हैं। तो शायद रोजाना एक ही बात कहने से हमारे इन अल्फाज की वो जो है ना असर ना रहे, वो इम्पैक्ट ना रहे कि आप भी कहेंगे भाई रोजाना हम एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें कि मामलात दुनिया के उस नहज के ऊपर चले गए हैं। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो दिन और महीने चल रहे हैं, ये जो घंटे चल रहे हैं, ये दुनिया के फ्यूचर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया ह्यूमन फ्यूचर वो एक फ्लैश पॉइंट के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। दुनिया का मुस्तकबिल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। यानी आप देख लें, 7 अक्टूबर से पहले तो दुनिया की इतनी नाजुक सूरत हाल नहीं थी, लेकिन आज रोजाना ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि जो हमारी इस बात को सच साबित कर रहे हैं और रोजाना हमें यह कहने पर मजबूर कर देते हैं कि हम आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। हाँ, रोजाना होने वाला वाकया हमें एक बड़ी जंग की तरफ लेकर जा रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। तो ये सारे खतरनाक तरीन मामलात हैं। जब ये जंगें छिड़ेंगी, जब न्यूक्लियर अगर खुदा न खासा अगर कहीं पर इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है, तो फिर इंसानों का क्या बनेगा, इस तरक्की का क्या होगा, ह्यूमन फ्यूचर का क्या होगा। और इस जंग का तो कोई फायदा नहीं है, इंसानियत को तो इसका कोई फायदा नहीं है। वो मुट्ठी भर लोग ही हैं जो बैठकर दुनिया के फैसले कर रहे हैं, तो इसमें इंसानियत का तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये खतरनाक चीजें हैं। अब नाज़रीन, जो खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है वो बहुत अहम खबर मिस्र से है कि मिस्र ने अपनी एयरलाइन को आज बरोज जुमेरात 3 घंटे के लिए ईरान की एयर स्पेस से दूर रहने की वार्निंग जारी की है। अब ये बहुत बड़ा सबूत है कि हमला अगले घंटों के अंदर होने जा रहा है। यानी एग्जैक्ट 3 घंटे बताए गए हैं। अभी ये सामने नहीं आया कि वो कौन से 3 घंटे, क्या वो मॉर्निंग के हैं, वो दिन के हैं, वो शाम के हैं, वो कब के हैं, ये एग्जैक्ट 3 घंटे का नहीं पता। लेकिन अपनी एयरलाइंस को उन्होंने एग्जैक्टली जो भी बताया कि फलां जो 3 घंटे हैं, बिलफर्ज हम आफ्टरनून के इमेजिन कर लेते हैं कि 12 से 3 तक मिसाल के तौर पर उन्होंने टाइम दिया है कि इस दरमियान आपने ईरान की एयर स्पेस के अंदर नहीं जाना। तो इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? अगर वो कहें कि अगले 72 घंटों में नहीं जाना या अगले 5 दिन नहीं जाना या 6 दिन नहीं जाना तो चलो समझ आती है। लेकिन आज ही के दिन, आज बरोज जुमेरात, खास 3 घंटों के हवाले से कहना कि इसमें आपने वहां पर नहीं जाना, तो इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल वाज़ेह मतलब यह है कि आज ही हमला होने जा रहा है और मिस्र को आगाह किया गया, बाकियों को भी आगाह किया जा रहा है। हमने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि OIC का इजलास हो चुका है। तो अब अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है और इन 72 घंटों के अंदर अंदर किसी भी लम्हे हमला हो सकता है। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अब ये जो वाकया हो गया है, ये हमें मजीद
सबूत दे रहा है कि अब यह हमला अगले घंटों के अंदर ही हो रहा है। ओवरऑल हमने आपको 72 घंटे बताए हैं कि 72 घंटों से ज्यादा डिले नहीं होगा हमला, और ये वाकया हमें बता रहा है कि यह हमला दरअसल आज बरोज जुमेरात जो है वो होने जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट है, दुनिया हाई अलर्ट है, देखते हैं कि अगले घंटों में क्या होता है। लेकिन ओआईसी का इजलास हो चुका है और उसका जो कुछ बातें सामने आई हैं, अभी तो जॉइंट जो डिक्लेरेशन है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो कुछ बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि रीजनल वॉर का जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो इजराइल को ठहराया गया, यानी ईरान का जो मौक़िफ़ है, ईरान का जो नैरेटिव है उसको तस्लीम किया गया है कि ईरान एस्केलेशन नहीं कर रहा, ईरान खित्ते को जंग की तरफ नहीं लेकर जा रहा है, ईरान डिस्टेबलाइजिंग नहीं कर रहा, बल्कि असल में ये इसराइली क्राइम्स हैं, ये इसराइली बदमाशी है और ये इजराइल की वैश्यानापन है जो मामलात को इस तरफ ले गया है। इस्माइल हानिया को जो उसने शहीद किया है, तो इसके नतीजे में अब ये इलाकाई जंग की तरफ मामलात जा रहे हैं। OIC rotating presidency, Hania's heinous assassinations threatens to push Middle East into wider conflict। कि इस्माइल हानिया को जो शहीद किया गया है इसके बाद ही मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और मामला जो है वो इलाकाई जंग की तरफ जा रहा है, पूरे खित्ते की जंग की तरफ जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, यमन से खबर ये सामने आई है कि यमन ने 3 मेगा ऑपरेशंस किए हैं और उसमें बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और अमेरिकी जो वॉरशिप्स हैं जो वहां पर मौजूद हैं उनको अटैक किया गया है। वी कैरिड आउट 3 मिलिट्री ऑपरेशंस, वन ऑफ विच टारगेटेड द उनो शिप इन द रेड सी। द एयर फोर्स टारगेटेड द यूएस डिस्ट्रॉयर कोले इन द गल्फ ऑफ एडन विद नंबर ऑफ ड्रोन्स। तो 2 कमर्शियल जहाज हैं, एक जंगी बेड़ा है जिसको यमन की जानिब से निशाना बनाया गया है। तो अभी जो ईरान हमला करने जा रहा है उसमें यमन का अटैक भी शामिल होगा, तो एक माहौल उसने बनाना शुरू कर दिया। 5 से 6 दिन हो गए हैं कि यमन का कोई अटैक रिपोर्ट नहीं हुआ, तो उसका भी आगाज यहां से हुआ जाता है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो ईरान और फ्रांस की कॉल हुई है, ईरानी प्रेसिडेंट की और फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की, उसके बारे में कुछ मजीद तफसीलात आई हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करारा जवाब दिया ईरान ने और बताया है कि ये जो कुछ हो रहा है गजा में और जो जंग फैलने जा रही है इसकी जिम्मेदार यूरोप है, वेस्ट है, उसकी बेहिसी है, उसका ये रवैया है कि उसने इजराइल को खुली छूट देकर रखी और कोई अपना प्रेशर इस्तेमाल नहीं किया। बड़ी टेंस कॉल हुई है और बड़ा मतलब जबरदस्त जवाब ईरान ने दिया है। ईरान ब्लास्ट वेस्ट ऑन मैक्रोन कॉल, उड़ा के ईरान ने रख दिया वेस्ट को और बताया कि ये तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये तुम्हारी हाइपोक्रेसी है, ये तुम्हारी मुनाफकत है और जरा अंदाजा करो कि तुम्हारी इस मुनाफकत ने दुनिया को क्या दिया है। खुद यूरोप को क्या फायदा हुआ है, खुद फ्रांस को क्या फायदा हुआ है, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। इवन इजराइल को भी इससे फायदा नहीं है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो इजराइल के खात्मे का सबब बनने जा रही हैं, वगरना इजराइल इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। आपको पता है कि ईरान में क्या इमेजिन किया जाता है, या उनके असेसमेंट क्या है, या हिजबुल्लाह के असेसमेंट क्या है कि 2040 तक इजराइल खत्म होगा। ये ईरान की बाकायदा असेसमेंट थी कि 2040 तक इजराइल खत्म होगा, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ मामलात हुए हैं इजराइल के बस बहुत आखिरी दिन रह गए हैं। तो जो कुछ इजराइल ने किया उसने अपना ही खात्मा किया, तो अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं हुई और इंसानियत को इस जंग से तो कोई क्या फ़ायदा होना है। तो इजरायली लॉबी के उसमें ज़ेर असर जो रवैया वेस्ट ने इख्तियार किया, जो गजा के बच्चों की चीखें उन्होंने नहीं सुनी, तो ईरान ने सही उनका जो चेहरा है वो दिखाया, उनको आईना दिखाया कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो कोई इस्लामिक ऐसी पावर नहीं है जो वेस्ट को या फ्रांस को, बरतानिया को, अमेरिका को उनसे 2 टोक बात करके उनको आईना दिखा सकेगी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ये बड़ी अहम बात है। व्हाइट हाउस से नाज़रीन खबर ये सामने आ रही है, जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जॉन कर्बी कह रहा है वी आर वेरी क्लोज टू सीज फायर। अब ये पता नहीं कौन सी इंतजामिया अमेरिका पर आ गई है, मतलब हद है कि इनकी अब क्रेडिबिलिटी ये रह गई है कि ये जो बात करते हैं दुनिया ने तो उस पर क्या बिलीव करना, इनका अपना मीडिया उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, इनका अपना मीडिया उसके ऊपर मजाक बना रहा है। दुनिया किस नहज के ऊपर खड़ी है, तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारा एक्शन क्या है, तुम्हारी इजराइल को ग्रीन लाइट क्या है, और तुम कह रहे हो वी आर वेरी क्लोज टू सीज फायर।
اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ وی آر ویری کلوز ٹو سیز فائر. یہ پتہ نہیں کون سی انتظامیہ جب یہاں پر آ کر مسلط ہو گئی ہے. اچھا ایون اس کے اوپر جو نیتن یاہو کا آفس ہے اس نے بیان جاری کیا, اس نے کہا وی ڈونٹ نو what the جان کربی از ٹاکنگ اباؤٹ, ہمیں نہیں پتا یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے. تو عجیب ہی ایک تماشا امریکہ میں لگا ہوا ہے. دوسری بات جو جان کربی نے کی ہے, اس نے کہا ہے کہ ہم نے سگنیفیکنٹ کیپیبلٹیز بھیج دی ہیں مڈل ایسٹ میں ٹو ڈیفینڈ اسرائیل, یعنی کہ بہت میسو لیول کے اوپر ہم نے ملٹری وہاں پر بھیجی ہے اور جنگی طیارے اس وقت پہنچ چکے ہیں, مڈل ایسٹ میں جنگی طیارے پہنچ چکے ہیں. یہ ایک بڑی خبر ہے. تو اگلے گھنٹوں میں حملہ بھی ہونے جا رہا ہے اور جو 40 فائٹر جیٹس امریکہ نے اناؤنس کیے تھے وہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. اچھا اسی درمیان انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ میں سروے ہوا ہے کہ کیا امریکی فوج اسرائیل کی جنگ لڑنے کے لیے جانی چاہیے یا نہیں. تو میجورٹی آف جو امریکنز ہیں انہوں نے اس بات کو اپوز کیا ہے کہ امریکہ کو کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, خاص کر کے اسرائیل کی جنگ میں. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو حزب اللہ کے حوالے سے جو اہم خبر سامنے آ رہی ہے, یعنی اگلے گھنٹوں میں حملہ ہونے جا رہا ہے, تو بڑی امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل میں یہ خوف پایا جا رہا ہے کہ جو حائفہ میں کیمیکل پلانٹس ہیں حزب اللہ اس کو نشانہ بنا سکتی ہے. اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جو آئل ریفائنریز ہیں وہ حزب اللہ کا نشانہ ہوں گی, لیکن اب اس سے بھی بڑھ کر جو کیمیکل پلانٹس ہیں, اور اس کا دھماکہ کوئی مطلب چیپ لیول کا نیوکلیر دھماکہ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی جب اگر یہ کیمیکل پلانٹس نشانہ بنائے جاتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک وہ جو خطرناک مٹیریل ہے, وہ جو خطرناک کیمیکل ہیں, وہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے ان کیمیکل پلانٹ سے کئی کلومیٹر دور تک جو ہے اسرائیلیوں کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے. لیکن وہ بھی انف نہیں ہے, آپ کو پورا شہر خالی کروانا پڑے گا, پورا شہر خالی کروانا پڑے گا اگر ان کیمیکل پلانٹس کے حملے سے بچنا ہے تو, یعنی اس کے نقصان سے. اگر یہ اٹیک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دھماکہ ہوگا, جو مٹیریل پھیلے گا وہ پورے کا پورا شہر تباہ کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, اتنی میسو کیجویلٹیز ہو سکتی ہے, تو پورا شہر خالی کروانا پڑے گا. اس کا بہت زیادہ خوف, یعنی آئل ریفائنریز تو شاید اس سے کیجویلٹیز نہ ہوتی, لیکن آئل کی سپلائی متاثر ہونی تھی, بہت بڑا نقصان تھا. لیکن یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے, یہ کوئی نیوکلیر چلانے کے مترادف ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے the scenario that is keeping many Haifa residents awake is a strike on petrochemical plants including oil refineries where large concentrations of hazardous materials are stored. hazardous کہتے ہیں بہت ہی زہریلے اور خطرناک جو مٹیریل ہے. Haifa residents fear Hezbollah attack could target cities hazardous materials port area. اب یہ آئل ریفائنریز بھی وہاں پر ہیں, یہ کیمیکلز کے پلانٹس بھی وہاں پر ہیں, تو اس پورٹ سے بہت دور شہریوں کو نکالا جا رہا ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. اچھا یہیں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے حزب اللہ کی پاور کے حوالے سے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین لیبنان کے وزیر خارجہ نے امریکی آفیشلز کو یہ کہا, انہوں نے کہا کہ لتانی ریور کو تو ہٹایا جا سکتا ہے مگر حزب اللہ کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اب یہ لتانی ریور کیا ہے؟ جو لائن آف کنٹرول ہے جہاں پر اسرائیلی فوج ہے, اس لائن آف کنٹرول سے آگے اگر آپ لیبنان کی طرف جائیں تو آگے ریور آتا ہے جس کو لتانی ریور کہتے ہیں. اب وہ کافی کلومیٹر آپس میں بنتے ہیں اس تک, جو یعنی لائن آف کنٹرول سے لتانی ریور کا جو فاصلہ ہے وہ کافی کلومیٹر بنتے ہیں. تو حزب اللہ جو ہے وہ لتانی ریور سے دوسری طرف آپریٹ کرتی ہے, یعنی لائن آف کنٹرول سے کئی کلومیٹر پیچھے لتانی ریور سے کی بیک سائڈ پہ. اچھا اب 7 اکتوبر کے بعد حزب اللہ جو ہے وہ لتانی ریور سے اٹھ کر لائن آف کنٹرول کے اوپر آ گئی. تو اب اسرائیل یہی کہتا رہا ہے, منتیں کرتا رہا ہے اور ڈپلومیٹس بھیجتا رہا ہے, پریشرائز کرتا رہا ہے کہ یہ واپس اسی جگہ پہ چلی جائے, یعنی لتانی ریور سے پیچھے چلی جائے. تو لیبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس لتانی ریور کا تو رخ موڑا جا سکتا ہے, اس کو تو اپنی جگہ پر ہٹایا جا سکتا ہے, اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن حزب اللہ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا. یعنی حزب اللہ کی پاور یہ ہے کہ تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, اور یہ جنگ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی. یعنی اگر تم سوچ رہے ہو نا کہ تم آ جاؤ گے اور یہ جنگ چھڑ جائے گی, اسرائیلی فوج آ جائے گی, تمہاری فوج آ جائے گی اور حزب اللہ کو شکست دے دے گی, تو بھول جاؤ. تم دریا کو تو ہٹا سکتے ہو, حزب اللہ کو اپنے جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اکانومسٹ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. لیبنیز آفیشل ریسنٹلی ٹولڈ امریکن میڈیٹرز that moving the Litani river south is easier than removing Hezbollah from the south. کہ وہاں سے پورے دریا کو موڑ دینا, دریا کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا, یہ آسان کام ہے, لیکن حزب اللہ کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اس کے علاوہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ اگر اسرائیلی ایگزاسٹڈ فوج گئی لیبنان میں
تو ان کے تابوت ہی واپس آئیں گے. اسرائیلی گراؤنڈ اٹیک ول ایگزاسٹ این آرمی آلریڈی ایگزاسٹڈ آفٹر 10 months آف وار ان غزہ. وہ آلریڈی آرمی ایگزاسٹڈ ہے، تو اگر لیبنان میں گئی تو بہت نقصان اٹھا کر واپس آئے گی. بلکہ ایران نے تو کہا ہے کہ ہم ایک بھی زائنسٹ جو ہے وہ واپس نہیں جانے دیں گے جو لیبنان میں داخل ہوگا. اسی درمیان حزب اللہ کے حملے بھی ہو رہے ہیں. ابھی ایک جو اسرائیلی آفیسرز کے ٹھکانہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اچھا، اسی درمیان ناظرین اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک ایران کا حملہ نہیں ہوا، لیکن جو اکنامک لاس ہے وہ صرف اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہے نا اسرائیل کا پورا نظام جو ہے نا زندگی اور کاروبار ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں. Iranian response has not yet begun but economic damage is already present. لیکن وہ جو economic loss ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب یہاں پر وال اسٹریٹ جرنل کی ایک بڑی اہم رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ صرف اسرائیل کا یہ جو خوف ہے اس میں یہ اس کو یقین ہو جانا کہ ایران اس کو نشانہ بنا سکتا ہے اور سارے اسرائیلیوں کا گھر میں بیٹھ جانا، اور یہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، پارکنگ کو جناب وہ شیلٹر بنا رہے ہیں، سیٹلائٹ فونز دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا پاور شفٹ ہے، صرف یہ ثابت ہو جانا کہ مطلب اسرائیل ڈر رہا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اسرائیل کو اٹیک کر سکتی ہے، اور اسرائیل کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. صرف اس بات کا شو ہو جانا یہ 75 سالہ ریالٹی کو بدل چکا ہے. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے the unity that Israelis experienced after October 7 has disappeared. کہ ایک اندرونی جو اتفاق تھا وہ ختم ہو چکا ہے. Israel lives entirely under the threat of imminent retaliation which means the failure of Israeli deterrence. کہ جو اسرائیل کی ڈیٹرنس، بدماشی، اس کا غلبہ وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ مسلسل اس خطرے کے اندر رہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. تو اسرائیل کی تو پاور یہ تھی کہ نہ کوئی اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اگر کوئی اٹیک کرے گا بھی صحیح تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. یعنی خوف نہیں ہوتا تھا کبھی بھی اسرائیل میں کہ کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے جو اعلان کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں چھپ کر بیٹھ گیا سارا اسرائیل، اور نیتن یاہو اس کی کابینہ بنکر میں چھپ کر بیٹھ گئی. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. تو صرف اس بات کو مان لینا کہ وہ مسلسل تھریٹ کے اندر اسرائیلی رہ رہے ہیں اور ان کا پورا نظام زندگی تباہ ہو گیا ہے صرف ایک دھمکی کی وجہ سے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا وہ غلبہ اب ختم ہو چکا ہے. October 7 revealed the fragility of Israeli power. October 7 نے بھی مظاہرہ کیا کہ اسرائیل کی جو پاور ہے وہ کتنی فرجائل ہو چکی ہے، وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اسی درمیان ناظرین چائنا کا بڑا اہم بیان سامنے آیا. چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ غزہ میں انسانی بحران پر اپنی بے حسی ختم کرے. بہت ہو گیا، وقت آ گیا ہے، بہت ہو گیا. اب معاملات کو جو ہے نا ایکشن کی ضرورت ہے، اب صرف باتیں نہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں رشیا کے اوپر. ناظرین بہت خطرناک خبریں وہاں آ رہی ہیں. ایک طرف یہ مڈل ایسٹ صرف ایک ٹریگر دبانے سے دور کھڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت پورا خطہ جو ہے وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے. ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار کتنی یہ افسوسناک بات ہے کہ صرف جینوسائیڈ کی کو الاؤ کرنے کے لیے ویسٹ نے یہ اسرائیل کو سپورٹ کیا، صرف جینوسائیڈ کو الاؤ کرنے کے لیے، وگرنہ کوئی منطق نہیں بنتی اس جنگ کو جاری رکھنے کی اور ایران تک پھیلانے کی جو چاہتا ہی نہیں ہے جنگ. اچھا، اب رشیا سے بھی اتنی خوفناک خبریں آ رہی ہیں اور بے تکی، یعنی جو اقدامات وہاں پر اٹھائے جا رہے ہیں وہ بے تکے اقدامات ہیں. اس میں یوکرین کو کوئی فتح نہیں ہونی، لیکن یہ واضح ہمیں ثبوت مل رہا ہے کہ معاملات کو جان بوجھ کر عالمی جنگ کی طرف لے کر جانے کی کوشش ہو رہی ہے. 1000 یوکرینی فوج وہ رشین ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گئی ہے اور وہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں، لڑائی باقاعدہ جاری ہے رشین فورس کی یوکرینین فوج کے ساتھ، اور 316 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں. وہاں پر 1000 داخل ہوئے تھے، 316 مارے گئے ہیں. انہوں نے داخل ہو کر بہت سارے گاؤں جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. پھر رشین فوج آئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور اتنے 350 مارے گئے ہیں اور باقی اس وقت لڑائی وہاں پر ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی 2 سالوں میں یہ نہیں ہوا، رشین ٹیریٹری کے اندر جنگ نہیں گئی، اب یہ فوج باقاعدہ رشین ٹیریٹری کے اندر چلی گئی ہے. تو اس سے خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی پیوٹن اس بات کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے، مجھے بتائیے. یعنی ایک طرف جو جنگی طیارے ہیں وہ رشیا کے اندر جا کر سٹرائک کر رہے ہوں گے، دوسری طرف فوج گھسی ہوگی، تو رشیا کا پیچھے بچنا کیا ہے؟ پیوٹن اس کو کیسے افورڈ کرے گا؟ رشیا کہہ رہے ہیں ہم ورلڈ آرڈر بدلیں گے اور رشیا اپنی سیکیورٹی نہیں کر پا رہا. تو ایک تو عوام کا دباؤ بڑھے گا
प्यूटन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त आप देखें रशिया जंग जीता हुआ, जीत रहा है। जब उसके अंदर हमले होंगे, उसके अपने लोग मरेंगे, तो वो फतह वाला तासुर ज़ायल हो जाएगा, अवाम का प्रेशर प्यूटन के ऊपर बढ़ेगा, उसकी मकबूलियत कम होगी, ठीक है, वो दबाव के अंदर आएगा। तो प्यूटन इस सूरत हाल को कभी भी अफोर्ड नहीं करना चाहता, कर ही नहीं सकता। और फिर अगली बात यह है कि मिसाल के तौर पे वो 6 महीने साल इसी तरह सूरत हाल को लेकर चलता रहे तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा रशिया का, और आर्मी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो कल को नेटो घुस आए तो फिर रशिया कैसे लड़ेगा? तो इसलिए ये दिनों का मामला है, रशिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस बात को। इसलिए प्यूटन ने कहा था कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं और हम आखिरी बार सीज फायर का आपको प्रपोजल दे रहे हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उसके बाद यूक्रेनी फौज का दाखिल होना, उनको जंगी तैयारी मिलना और उनका जाकर स्ट्राइक करना, ये इस बात का सबूत है और हमारी उस थ्योरी को बिल्कुल सच साबित करती है कि वाशिंगटन में बैठकर या कहीं भी बैठकर जो दुनिया को चलाने वाली लीड है उसने फैसला कर लिया आलमी जंग का। अब ये उसके फैसले हैं जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये यूक्रेनी फौज जाकर मॉस्को पे कब्जा कर लेगी, या इनके इस इकदाम से रशिया सरेंडर कर जाएगा, या प्यूटन पीछे हट जाएगा? सवाल ही, रशिया कैसे सरेंडर करेगा? रशिया को यूक्रेन हरा सकता है, चाहे उसको F-16 नहीं F-35 दे दिए जाएं, फिर भी यूक्रेन रशिया को नहीं हरा सकता है। रशिया कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। तो रशिया फिर क्या करेगा? जो प्यूटन ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के और हमें उस तरफ ना धकेला जाए। लेकिन आप देख लें कि वही फुलिश इकदाम किए जा रहे हैं, और इधर आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उधर आप यूक्रेन में देख लें, वही बेतुकी बातें के देखें ना। या आप जंग छेड़ते फतह के लिए, कोई इकदाम उठाते फतह के लिए, यहां पर इकदाम फतह के लिए नहीं उठाए जा रहे, बल्कि मामलात को बिगाड़ने के लिए उठाए जा रहे हैं, प्रवोक करने के लिए उठाए जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन क्या हुआ है कि जंग अफ्रीका में फैल गई है, और अफ्रीका का जो कंट्री है माली, जहां पर रशियन फौज, और पूरे अफ्रीका में बेसिकली रशिया पहुंचा हुआ है। अच्छा, माली में क्या हुआ है कि वैगनर ग्रुप के ऊपर वहां पर घात लगाया गया है। यूक्रेन ने वहां पर मर्सनरीज हायर किए हैं और वैगनर ग्रुप के कुछ मेंबर्स के ऊपर घात लगा के उनको वहां पर मार दिया है, और उसके बाद मामलात बहुत खराब हो गए हैं वहां पर। माली ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं यूक्रेन के साथ ख़त्म कर दिए हैं। तो अब अफ्रीका में वहां पर एक नई जंग शुरू हो गई है। यानी ये मामला देख लें, मिडल ईस्ट से लेकर अफ्रीका से लेकर यूरोप तक देख लें, और फिर साउथ चाइना सी में चले जाएं, फिर वेनेजुएला में चले जाएं। आप देखिए कि मामलात कितनी खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब जरा खबरें देखिए। अप टू 1000 यूक्रेनियन सोल्जर्स टेकिंग पार्ट इन द रशियन इनकर्जन, और प्यूटन इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। प्यूटन होल्ड्स मीटिंग विद सिक्योरिटी सर्विसेज चीफ्स ऑन सिचुएशन ऑन द बॉर्डर इन कुर्शिक रीजन। तमाम सर्विसेज चीफ के साथ इमरजेंसी मीटिंग प्यूटन की हो रही है। कीव डिसाइडेड टू ओपन अ सेकंड फ्रंट इन अफ्रीका आफ्टर फेलिंग टू डिफीट रशिया ऑन द बैटलफील्ड। वो अफ्रीका में मामला चले गए। रशियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेज यूक्रेनियन टेररिज्म स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल वॉर है नाज़रीन, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए कि हमें इसमें कोई सुलझाव नजर नहीं आ रहा है, हमें कोई ऐसी ताकतें नजर नहीं आ रही हैं जो अमन की कोशिश कर रही हूं। आप गजा में होने वाले वाकयात से अंदाजा लगाइए कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, उनको रोकने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप जब नेतन्याहू के हाथों में दुनिया के मामलात दे देंगे तो दुनिया का क्या नतीजा? जब बैन गवर दुनिया के फैसले कर रहा होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।